वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपको हिंदी की कक्षा में मैं पार्ट में से नमक कहानी पढ़ाऊंगी, जिसको रजिया सज्जाद जहीर ने लिखा है। तो लेखिका परिचय आपको दे देती हूँ। रजिया सज्जाद जहीर का जन्म 15 फरवरी 1917 को राजस्थान के अजमेर में हुआ था। इन्होंने बीए तक की शिक्षा घर पर ही रहकर प्राप्त की। शादी के बाद इन्होंने इलाहाबाद से उर्दू में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1947 में यह अजमेर से लखनऊ आई और वहाँ करामत हुसैन गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाने लगी। सन 1965 में इनकी नियुक्ति सोवियत सूचना विभाग में हुई। इन्हें सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमी उत्तर प्रदेश, अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड से नवाजा गया। इनका देहावसान 18 दिसंबर सन 1979 को हुआ। रचनाएं इनकी अगर मैं बात करूं तो ये मूलतः उर्दू कहानी की लेखिका रहीं। इनकी उर्दू कहानियों का संग्रह का नाम था जर्द गुलाब। साहित्यिक विशेषताएं इनकी अगर मैं बात करूं तो आधुनिक उर्दू कथा साहित्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने कहानी, उपन्यास व बाल साहित्य भी लिखा है। इन्होंने मौलिक लेखन तो किया ही है, साथ ही अन्य भाषाओं के साहित्य का उर्दू में अनुवाद भी किया है। इनकी कहानियों में सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता और आधुनिक संदर्भों में बदलते हुए पारिवारिक मूल्यों को उभारने का सफल प्रयास हुआ है। सामाजिक यथार्थ व मानवीय गुणों का सहज सामंजस्य इनकी कहानियों की विशेषता है। अब भाषा शैली की अगर मैं बात करूं तो उर्दू लेखिका रजिया जी की भाषा सहज, सरल और मुहावरेदार है। इनकी कुछ कहानियां हिंदी में भी रूपांतरित हो चुकी हैं। अब मैं लेखिका परिचय के बाद आपको इस पाठ का प्रतिपाद्य और सारांश बताऊंगी। तो सारांश से भी पहले मैं इस पाठ का मूल भाव यानी इस कहानी की आत्मा क्या है, ठीक है। सारांश बेटा एक अलग चीज़ होती है। सारांश का अर्थ होता है कि जितना भी उसका सार है उसका अंश, और प्रतिपाद्य का मतलब होता है कि इसकी विषय वस्तु क्या है, यानी सेंटर आइडिया क्या है इसका। सेंट्रल आइडिया के चारों ओर जो कहानी घूमती है वो क्या है। तो मैं आपको बताती हूँ। आप जैसा कि जानते होंगे कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। उसके बाद आपको पता है कि जो कुछ पंजाब था जो कभी हिंदुस्तान में आता था, और विभाजन के बाद सीमा रेखा खींचने के बाद वो पाकिस्तान की सरहद में आने लगा, और वहाँ के जितने भी लोग रहने वाले थे वो सब लाहौर इत्यादि के वो सब इंडिया चले आए, वहाँ से विस्थापित हो गए। लेकिन जैसा आपने माटी वाली पढ़ चुके हो, आप बहुत पहले आपने पढ़ा था 9th में, कि विस्थापित होने की समस्या यही है कि व्यक्ति अपना वतन नहीं भूल पाता और कभी कभी तो उसको मर तक जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, इमोशनली वो बहुत परेशान हो जाता है। तो इसी तरीके की ये कहानी है, जहाँ ये दिखाया है कि भौगोलिक रूप से सरहदों के बांट देने से, रेखाएं खींच देने से व्यक्ति के दिलों में रेखाएं नहीं खींच पाती। वो उसका जो प्रेम है अपने स्थान से, निवास स्थान से, वो कभी ख़त्म नहीं होता। आप किसी रेखा को खींच के सेटिस्फाइड ना हो जाएं कि यहाँ के लोगों के दिल में भी हमने रेखाएं खींच दी हैं। तो इसी तरीके की कथा है। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ उसके बाद सरहद के दोनों ओर के जो विस्थापित और पुनर्वासित जन थे उनके दिलों को टटोलती हुई है ये कहानी। बहुत मार्मिक है, यानी उनके हृदय में क्या था। जो लोग पुनर्वासित हुए थे, जो विस्थापित हुए थे, उनके हृदय की जो हालत है उनको बयान करती है ये कहानी। दिलों को टटोलने की इस कोशिश में अपने पराए, देश परदेश, इन सब की कई प्रचलित धारणाओं पर सवाल खड़े किए गए हैं। सही बात है कि क्या देश, क्या परदेश, क्या अपना, क्या पराया, ये सब तो एक दिलों के सौदे हैं, है ना। कहने से ना कोई अपना ना कोई पराया, है ना। ये तो आत्मा के सौदे हैं, अपने हृदय के सौदे हैं। यही कहानी में आपको दिखाई दिया जाएगा। ये बहुत इमोशनल टच लिए हुए कहानी है। विस्थापित होकर आई सिख बीबी आज भी लाहौर को ही अपना वतन मानती हैं और सौगात के तौर पर वहाँ का नमक लाए जाने की फरमाइश करती हैं। आपने सुना होगा लाहौरी नमक, बहुत उसकी अपनी एक वैल्यू होती है, एक अपना उसकी बात होती है। तो विस्थापित होने के बाद भी जो वहाँ की बीबी हैं, सिख बीबी हैं, वो लाहौरी नमक अपने साथ लाने की फरमाइश करते हैं। कस्टम अधिकारी, जैसा जानते हो कस्टम पर चीज़ों को रोक लिया जाता है ना। तो जो कस्टम अधिकारी है वो नमक ले जाने की इजाज़त दे देता है। कहीं ना कहीं उसके मन में भी इमोशनल हालात हैं, वो भी इन संवेदनाओं से जूझ रहा है।
तो क्या है, वो इजाज़त दे देता है कि आप नमक ले जा सकते हो। और उसी बीच ये स्वीकार करता है कि मेरा वतन क्या है, दिल्ली है। वो दिल्ली को अपना वतन मानता है क्योंकि वो लाहौर आ गया था। ठीक है, ये बीबी जो है, सिख बीबी, ये लाहौर से दिल्ली आई हैं, इंडिया में आई हैं। और अब ये जो कस्टम अधिकारी है, इसको दिल्ली से विस्थापित किया गया लाहौर में। तो ये जो है बेचारा दिल्ली को अपना निवास स्थान मानता है, अपना वतन बताता है। इसी तरह भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्ता का कहना है कि मेरा वतन ढाका है। राष्ट्र राज्यों की नई सीमाएं रेखाएं खींची जा चुकी हैं और मजहबी आधार पर लोग इन रेखाओं के इधर उधर अपनी जगह मुकर्रर कर चुके हैं। यानी जिनको जहाँ जाना है वो वहाँ जा चुका है। इसके बावजूद ज़मीन पर खींची गई रेखाएं उनके अंतर्मन तक नहीं पहुँच पाई। सीधी सी बात है कि ये जो रेखाएं हैं ये सिर्फ धरती पर खींची हुई हैं, हृदय को नहीं बांट पाई हैं। एक अनचाही अप्रीतिकार बाहरी बाध्यता ने उन्हें अपने अपने जन्म स्थानों से विस्थापित तो कर दिया है, पर वह उनके दिलों पर कब्जा नहीं कर पाई है। सीमाएं बांधने से केवल शरीरों को रोक सकते हो। कितनी बार मैंने इस चीज़ को आपको बताया है कि आपको कक्षा में जब कैद कर लिया जाता है, बैठा लिया जाता है, तो आपका सिर्फ शरीर हम कैद कर सकते हैं, हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, पर कोई ऐसी दुनिया की ताकत नहीं बनी जो आपके मनों को कंट्रोल कर दे। मैंने कितनी बार कहा है कि आप उसी ड्यूरेशन में पार्क में जा कर के बैडमिंटन भी खिलाते होगे, आप मॉल भी घुमाते होगे, आप अपने घर में क्या बना है आज उस चीज़ को भी कंसिडर कर लेते होगे। और हम जैसे किसी भी शिक्षक, किसी भी इंसान के पास ऐसी ताकत नहीं है कि हम आपको बाई फोर्स आपके मनों पर उस चीज़ का पहरा लगा दें। इसी तरह से व्यक्ति को व्यक्ति से आप अलग कर सकते हो शारीरिक रूप पर, लेकिन आप मानसिक रूप से उसको उसके वतन से, उसको उसके निवास स्थान से, उसको उसके कल्चर से अलग कर दो, ये पॉसिबल ही नहीं है। और इसी तथ्य का जो मर्म उद्घाटित करती है वो ये कहानी है, नमक। ठीक है, अब क्या होता है कि नमक जैसी छोटी सी चीज़ का सफ़र पहचान के इस मार्मिक पहलू को परत दर परत उखाड़ देता है। बहुत सीधी सी बात है कि नमक कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर ही मिले या कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल टेस्ट हो उसका। लेकिन फिर भी यहाँ बात नमक की नहीं है, यहाँ बात संवेदनाओं की है। आप किसी पड़ोस की दुकान से अगर चाय पीते रहते हैं तो एक अपनाहत, एक अपनत्व की जो भावना उसमें आ जाती है, वो आपको मैं 5 स्टार होटल की चाय पिला दूँ उसमें भी शायद वो बात आपको मिल नहीं पाएगी, क्योंकि आपने अपने आप से उस चीज़ को, उस चाय को जोड़ लिया है। भले ही वो 10 या 5 रुपए की चाय है, लेकिन वो आपसे, आपके हृदय के साथ जुड़ी हुई है। ऐसी ये लाहौरी जो नमक है, इसमें भी भले ही कुछ स्पेशल ना हो, लेकिन ये लाहौर का होने के नाते उस व्यक्ति को जो इसको मंगवा रहा है उसके लिए, उसके बहुत ही एक महत्वपूर्ण उसके लिए ये मायना रखता है। ये पहलू जब तक सरहद के आर पार जीवित है तब तक ये उम्मीद की जा सकती है कि राजनीतिक सरहदें एक दिन बेमानी हो जाएंगी। वही चीज़ है कि मोटी सी बात है कि सरहदों को हम लोग अलग कर सकते हैं। एक भारत की सीमा मान ली हमने, एक पाकिस्तान की सीमा मान ली, लेकिन अगर उसके आर पार रहने वालों के हृदय में इस तरह की जिसे कहना चाहिए एक संवेदना मरी नहीं है, जिंदा है, तो ये सरहद वाकई बेमानी हो जाएंगी। क्योंकि अगर दिल्ली में रहने वाला आदमी, उसके प्राण लाहौर में बसते हैं, तो वो कैसे लाहौर को परदेश मान सकता है? या लाहौर में रहने वाला इंसान दिल्ली को अपना वतन जानता है, दिल्ली के मोहल्लों को, दिल्ली की चीज़ों को अपने हृदय से लगाए बैठा है, तो लाख कहने के बाद भी कि भाई ये परदेश है, ये दूसरा देश है, वो दिल्ली को दूसरा देश या वो लाहौर को दूसरा देश मान ही नहीं सकते। और जब दिलों की प्रीति कायम रहेगी तो ये ज़बरदस्ती की खींची हुई भौगोलिक रेखाएं अपने आप बेमानी हो जाएंगी, इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यानी कहने का सार ये है कि प्रेम दिलों में बसता है, ना कि इन खींची हुई रेखाओं में। ठीक है, इसलिए जो देश का बंटवारा करते हैं, जो रेखाएं खींच देते हैं, वो ये नहीं जानते कि रेखाएं खींचने से हृदय के प्यार, हृदय की संवेदनाएं मरती नहीं हैं। इसी कहानी में एक लाहौर के कस्टम अधिकारी का एक कथन जो है वो बहुत ही मायना रखता है, सारगर्भित है कि उनको ये नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। रफ्ता रफ्ता का अर्थ है धीरे धीरे।
बस वही बात है, कस्टम अधिकारी के मुंह से भी लेखिका ने बात कहलवा दी है कि नक्शों पर कुछ खिंचा हो, सरहदों पर कुछ रेखाएं खिंची हों, लेकिन अगर हृदय से लाहौर उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो वो जब तक हम जीवित हैं, जब तक वो रहेगा हमारी संवेदनाओं में, ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि हम दिल्ली को अपना वतन या वो लाहौर को अपना वतन ना माने। तो आपने समझ लिया होगा इतने प्रतिपाद्य के साथ कि कहानी के अंदर क्या होने वाला है। बहुत छोटी सी मार्मिक कहानी है, नमक जैसी बहुत छोटी सी वस्तु के इर्द गिर्द इसका ताना बाना घूमता है, और इस छोटी सी बात ने सिद्ध कर दिया है कि इंसान अपने वतन से, अपने मुल्क से, अपने सराउंडिंग से कभी कट नहीं सकता। भले ही कहते ना, एक इडियम बोलते हैं कि लाठी मारे से पानी अलग नहीं होता। पानी एक निर्बाध गति से बह रहा है, आप उस पर एक डंडा मार दीजिए खींच करके, तो क्या होगा, धार कटेगी क्षण भर के लिए, लेकिन वो धार वापस मिल जाएगी। ऐसी मनों के तार होते हैं, मनों के जो संवेग होते हैं, वो भी आप डंडा मार करके अलग नहीं कर सकते। ये कोई भौतिक वस्तु नहीं है कि आपने किसी लकड़ी के ऊपर, किसी चौक के ऊपर एक डंडा मार दिया तो वो टूट गई, भिन्न भिन्न हो गई, अलग अलग हो गई। आप किसी के हृदय को किसी से अलग कर नहीं सकते। यही इस कहानी का मर्म है।